आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति के रूप में लड़कियों के पढ़ाने के ऊपर जो जोर दिया है, भ्रूण हत्या को रोकने पे जो जोर दिया है, उससे काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। उसके बावजूद अगर आप देखिए आए दिन देश के हर कोने से कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो बहुत हृदय विदारक होती हैं। अभी की जो शिक्षा है वो संस्कार के लिए नहीं है, वो शिक्षा रोजगार के लिए है। बेटी और बाप का जो संबंध है, यदि हम केवल पुरुष और स्त्री का संबंध बना देंगे तो नैतिकता की दीवार खत्म हो जाएगी। पानी घटती चली जा रही है, उनके घाट बहुत कम होते जा रहे हैं और वो नदी का स्वरूप से ऑलमोस्ट समझिए नाले के स्तर पे आ गया। नदियों को टनल में डाल करके बिजली बनाए, पूरी गंगा को मोड़ करके आपने हरिद्वार में देखा, पूरा दिल्ली लाया जा रहा है। महाकुंभ की क्या महत्ता है, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, कैसे हम अपने आप को और पूर्ण रूप से अच्छे भारत के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। 3 नदियों का संगम है प्रयाग, इसलिए भी बहुत विशेष है और सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज, इसलिए और महत्व है। 40-45 करोड़ लोग बिना आमंत्रण के इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, यह हमारे सनातन की धर्म की वैज्ञानिकता की पुष्टि करता है। नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की शुभकामनाएं। हमारा देश भारतवर्ष हजारों वर्षों से सनातन धर्म के धरोहर को संजोए रखने के लिए विश्व भर में जाना जाता है। पिछले कई वर्षों में कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि सनातन धर्म की जो बहुत सारी बातें हैं हमारे देश में दोबारा लोगों में चर्चा के बीच आया है। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसकी महत्ता को लोगों के बीच ला रहे हैं। विश्व भर में आज सनातन धर्म की चर्चाएं हो रही हैं और इसकी अच्छाइयों को लोग समझ रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारी देश की प्राइवेट संस्थाएं, सरकार और पूरा का पूरा जनमानस अपना सहयोग कर रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बीच सनातन धर्म के मार्गदर्शक सांभवी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज पधारे हैं और ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ICPRD के लिए स्पेशली, कि हमारे बीच हैं और हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे जो सनातन धर्म से संबंधित है और हमारी अपनी संस्था जो ICPRD है उस पर हम चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आचार्य जी के मार्गदर्शन से पूरे देशवासियों और पूरे विश्व भर में जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उनको मार्गदर्शन मिलेगा। प्रणाम सर। नमो नारायण। आपने अपने जब से इस रूप में आपने काम शुरू किया है, कर्नाटक, केरल, पूरे देश में और स्पेशली इन 2 राज्यों में बहुत सारे काम किए हैं आपने, चाहे वो सामाजिक न्याय से संबंधित हो, नारी शक्ति पे हो या नेचर से रिलेटेड नदियों के जीर्णोद्धार से हो। बहुत सारे आपने काम किए हैं। बच्चों को आपने एजुकेशन दिया है फ्री। कोरोना के टाइम में आपने बहुत सारी मेडिकल एड दी लोगों को। तो आपकी सेवाएं पूरे देश और विदेश में जानी जाती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में जहां इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि सामाजिक न्याय को लोग इस रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हक, तो ये जो आजकल एक नैरेटिव सा चला हुआ है देश में, तो जब आप इतिहास को देखें, जो आक्रांताएं हमारे देश पे पिछले हजारों वर्षों से अटैक करते रहे हैं, जो वेस्टर्न बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे, चाहे वो मुगल्स थे या चाहे अफगानीज थे, चाहे वो मंगोलिया के अटैकर्स थे, सब आए और हमारे देश को बचाने का बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी किया। तो इस बैकग्राउंड को देखते हुए जो आज की जो नैरेटिव है देश में, तो सामाजिक न्याय को आप किस रूप में लोगों तक अपनी विचार रखना चाहें? देखिए, जहां न्याय शब्द है, न्याय का मतलब हुआ बराबरी। सही। जहां सबके लिए न्याय हो। हमारे लोगों ने जब देश धर्म ग्रंथों से चलता था, वही उनका संविधान था। सही बात।
तो उसमें भी वैसा ही उल्लेख है जैसा कि आज आधुनिक युग में उसी से शब्द आया समविधान, मतलब जो सबके लिए समान विधान बनाए। पहले जो था वो डिसिप्लिन ज्यादा था, सेटअप धीरे धीरे डेमोक्रेटिक होता गया। अब कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो राजा का वर्ग हो, अब राजा रानी के पेट से नहीं, अपने मत पेटी से निकलता है, मत की पेटी से, मत की पेट से निकलता है। तो ऐसे दौर में जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय मतलब होता है, आपने कहा ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी, यह भी एक अन्याय है। बहुत सारे लोग हैं, ये तो समावेशी देश है जो सभी धर्मों के लोगों को, सभी संप्रदायों के लोगों को, दुनिया का सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में रहता है। सही बात। दुनिया का सबसे ज्यादा पारसी, इजराइल से भी ज्यादा पारसी यहूदी यहाँ रहता है। पारस से भी ज्यादा, ईरान से भी ज्यादा पारसी यहाँ रहता है। हमें सबने सबों को तो एक्सेप्ट पूरी किया, दुनिया के लोगों को हमने आत्मसात किया और वही हमारी विशेषता है। सही बात। विभिन्नता में एकता। लेकिन जो हमारी ताकत थी वही हमारी कमजोरी है, और वो कमजोरी के पीछे जो आपने कहा कि छद्म संविधान, संविधान की आड़ में जिस प्रकार से अभी मितंडावाद हो रहा है, देश 1200 वर्षों तक इस्लामिक गुलामी का शिकार रहा, 250 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। लोग एक कहते हैं, एक ऐसे नैरेटिव सेट किया गया, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, राजपूतों ने अत्याचार किया, ऊंच नीच का भेद उत्पन्न हुआ। जो देश 1500 वर्षों तक गुलामी से संघर्ष करता हो, जो स्वयं एक गुलाम हो, वो दूसरों को गुलाम कैसे बना सकता है? सही बात। तो यह एक नैरेटिव सेट किया गया, आपस में भाईचारा समाप्त हो, हिंदुत्व कमजोर हो, और कमजोर करने के लिए बहुत सारी शक्तियां अभी भी लगी हुई हैं दुनिया में। सही बात। जिस प्रकार से हमको बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, सिखिज्म में बांटा गया, अभी और कितने सेक्ट बनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे राज्यों में हमारे सूर्य और चंद्रमा की उपासना करने वाले, उसमें बांट दिया गया कि वो अलग धर्म है। लिंगों की पूजा करने वाले लिंगायत लोगों को अभी बांटने की साजिश की गई। तो यह जिस प्रकार से अभी संविधान की आड़ में खेल चल रहा है, या तो संविधान समाप्त होना चाहिए, या तो कोई ऐसी व्यवस्था लाना चाहिए जो वास्तव में सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है उसको गढ़ सके या लोगों को न्याय दे सके। देखिए, परिवर्तन इस देश की प्रकृति रही है। शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, बहुत लोग आए और गए इस देश में, लेकिन ये देश वहीं का वहीं है। सनातन धर्म वहीं का वहीं है। खुदाइयां हो रही हैं जगह जगह, हमारे अवशेष मिल रहे हैं। हम तब प्राचीन में भी थे, हम वर्तमान में भी हैं, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन यह जो बात अभी हमको बांटने की, हमको कमजोर करने की संविधान की आड़ में चल रही है, वो बहुत खतरनाक है। देश की बौद्धिक लोगों को इस पे आगे आना चाहिए और इसको सोचना चाहिए कि अभी जिस प्रकार से इस्लामिक शक्तियों के प्रभाव में कुछ यहाँ पे तथाकथित बुद्धिस्ट, जैसे मैं नाम ले सकता हूँ चंद्रशेखर रावण, जैसे जिन्ना की आत्माएं, जैसे कि असुद्दीन ओवैसी, फिर से इस देश को कमजोर करने और बांटने की साजिश कर रही हैं। मेरे ख्याल से आरक्षण, मैं उसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूं। जो कमजोर है उसको अच्छा आरक्षण मिलना ही चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति दलित के घर में पैदा हो गया, इसमें उसका गौरव क्या है? कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय के घर में पैदा हो गया तो उसमें उसका दोष क्या है? तो उसके आधार पर उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और वो न्याय की जो बात है, वो चूंकि मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं उठा सकता हूं। आज जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है अभी की, उसकी हैसियत नहीं है कि वो एक शब्द सच्चाई बोल सके। वो ऐन केन प्रकारेण ऊट की बात करेगी। पूरी दुनिया के इतिहास में किसी देश में कोई आरक्षण नहीं है भारत के अलावा। हम जब 1947 में सपना देख रहे हैं कि हम विकसित देश बनेंगे, तो कैसे विकसित देश बनेंगे जब हम आज भी 80 करोड़ लोगों को राशन पे जिंदा किए हुए हैं?
हमें बहुत वो कुछ अपने आगे श्रम बढ़ना का, है। और यह शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति श्रम से शरीर का पोषण नहीं करता वो वास्तव में जानवर से भी बदतर है, सही बात। वो इंसान नहीं है। लेकिन हम वोट की आड़ में किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन दे करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आज भी 80 करोड़ लोग इस देश में अपने लिए अन्न भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो हमको सोचना होगा और हमको सामाजिक न्याय की सच्ची परिभाषा गढ़नी होगी। जरूरत पड़े तो इस संविधान को बदलना होगा, चूंकि भारत सदा से विश्वगुरु रहा है। क्यों? अपनी भाषा से, अपने ज्ञान से। हम आज जहाज को देख रहे हैं, विमान शास्त्र भारद्वाज ने कब लिखा? सही बात। ये आज की बात नहीं है। जहाज तो हम 19वीं सदी में देखे, लेकिन हम पुष्पक विमान तब भी सुन रहे हैं। तो पुष्पक विमान का जिक्र तो हमारे ऋग्वेद में है। तो यह चीज हमको देखना होगा। अपनी प्राचीन जो गौरव है उसको पुनर्स्थापित करना होगा। नदियों को पुनर्स्थापित करना होगा। जिस प्रकार से नदियों के साथ, पर्यावरण के साथ अभी खेल हो रहा है। आचार्य जी, मैं उस पर आऊँगा। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें नदियों का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे कि अभी पिछले कुछ वर्षों में, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति के रूप में लड़कियों के पढ़ाने के ऊपर जो जोर दिया है, भ्रूण हत्या को रोकने पे जो जोर दिया है, उससे काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। आप देखेंगे जेंडर की जो संख्या है, हरियाणा जैसे राज्य में भी जो करीब 700 750 पे पहुंच गई थी, वो ऑलमोस्ट 950,000 के आसपास आ रही है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हम नारी शक्ति के रूप में बदलाव अपने देश में देख रहे हैं। और आपने भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया है। तो उसके बावजूद अगर आप देखिए, आए दिन देश के हर कोने से कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत हृदय विदारक होती हैं कि नारी के प्रति अपराध जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे सामाजिक तौर पे जो हमारे सोशल मीडिया को जो असर हो रहा है हमारे यूथ पे, हमारे बच्चों पे, वो कहीं न कहीं एक ऐसी मानसिकता ला रही है जो नारी शक्ति की जो हमारी अपनी सनातन की सीख है कि जो हमें आदर भाव देनी चाहिए, वो कहीं न कहीं अभी भी एक डिस्कनेक्ट सा है। तो उस पे हम आपके थोड़े मार्गदर्शन लेना निश्चित रूप से चाहें। शिक्षा व्यक्ति को महान बनाता है। शिक्षा व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाता है, और जो अच्छाइयाँ हैं उसमें रूपित करता है। लेकिन अभी की जो शिक्षा है वो संस्कार के लिए नहीं है, वो शिक्षा रोजगार के लिए है। और जब जब शिक्षा रोजगार के लिए होगी तो ऐसे ही समाज का निर्माण होगा। मैं अभी वर्तमान समाज से, जब नारियां हवाई जहाज उड़ा रही हों तो दूसरी तरफ नारियों का रेप हो रहा हो, और ऐसा नहीं, ये हर घर की कहानी हो गई है। घरों में नारियां सुरक्षित नहीं है। कहीं उनका ससुर उनसे शोषण कर रहा है, कहीं देवर उनसे शोषण कर रहा है, और ये आए दिन घटनाएं घट रही हैं। यह सिर्फ और सिर्फ जो हमने वैदिक शिक्षा, हम नैतिकता पे, माँ बेटी और बाप का जो संबंध है, यदि हम केवल पुरुष और स्त्री का संबंध बना देंगे तो नैतिकता की दीवार खत्म हो जाएगी। तो जो नैतिकता की दीवार है, यह मेरी बेटी है, यह हमारी बहू है, वह शिक्षा से ही आ सकता है, और वह बीच में नहीं आएगा। आप चाहें कि 20 वर्ष के बच्चे को हम कोई सिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी माँ अक्सर बात कहती थी इस बात को कि 12 वर्ष का कुत्ता भया तो भया, नहीं तो गया। 12 वर्ष से पहले यदि आपने उसको संस्कार युक्त शिक्षा दे दी तो फिर जीवन भर वो भटकेगा। सही बात, सही बात। तो मैंने इसीलिए कहा कि समाज को पुनः अपने धर्म की तरफ, अपने वेद की तरफ, अपने शास्त्रीय शिक्षा की तरफ और अपनी स्व शिक्षा की तरफ लौटना पड़ेगा, जिसमें संस्कार युक्त शिक्षा थी। अब नैतिक शिक्षा की किताब हटा दी आपने तो महिलाओं का रेप होगा ही, बहनों का रेप होगा ही, और आज आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी ने जो एक कदम महिला शिक्षा, महिला उस पर उठाया है, उस शिक्षा का जो स्वरूप है उसको बदलना होगा। नैतिक शिक्षा, और जब मैं शिक्षा की बात करता हूं तो मैं वैदिक शिक्षा की बात करता हूं। मैंने 2017-16 में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और वह परिवर्तन ये हो कि 8 वर्ष या 12 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य वैदिक शिक्षा दी जाए। सही बात। और उसका एक अच्छा सिलेबस तैयार किया जाए। जब हम वैदिक शिक्षा की बात करते हैं तो वैदिक शिक्षा नैतिकता से ही शुरू होती है। सही बात। हमको कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या चालना चाहिए। आजकल तो पंडित भी आपने देखा होगा,
वह केवल व्यवसाय के लिए वस्त्र धारण करता है। सही। वो उतने देर धोती कुर्ता पहन लेता है, फिर जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो तुरंत पैंट शर्ट पे आ जाता है। मतलब उसको श्रद्धा नहीं है अपने वस्त्र से या अपने धर्म में, उसको धन का लोभ है, इसलिए वो वस्त्र धारण कर रहा है और इसलिए समाज पतन की तरफ जा रहा है। इसको हमको समझना होगा। स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष जोर देने की जरूरत है, उससे ज्यादा पुरुषों की शिक्षा माने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाए और नैतिक शिक्षा को उसमें सम्मिलित किया जाए। निश्चित रूप से जब हम नैतिक शिक्षा देंगे, हमने लोपामुद्रा को पैदा किया, हमने एक से एक विदुषी महिलाओं को वेद ने शास्त्र ने दिया है। ऐसा नहीं कि तब स्त्रियां शिक्षित नहीं होती थी, बगल में बैठ करके पुरुषों के बराबर से यज्ञ करती थी, मंत्र पाठ करती थी। आज भी दक्षिण में हमारे ये परंपरा है, सभी स्त्रियों को शास्त्र पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है। सही बात, सब लोग पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए कि यदि हम नारी शिक्षा की बात करें तो उसमें पुरुष शिक्षा की बात करें, और पुरुष शिक्षा की बात जब करें तो उसमें नैतिक शिक्षा की बात बहुत आवश्यक। एक छोटा सा अभी वाकया हुआ मेरे साथ। मैं नोएडा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में गया और वहाँ पे एक पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो मैंने उन किताबों को देखना शुरू किया कि किस तरह की किताबें रखी गई हैं बच्चों के लिए। जब बच्चे वहाँ किंडरगार्टन से क्लास 12th के हैं, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड स्कूल है। मैं ये देखकर काफ़ी सरप्राइज था और शॉक था कि उस किताबों में अमेरिकन, यूरोपियन जितनी भी कार्टून्स हैं और बच्चों की किताबें हैं वो सारी थी, लेकिन हमारे अपने रामायण, महाभारत या उनसे जो चलचित्र जो किताबें हैं, जैसे चाहे चौधरी हों या चाहे कोई भी हमारे आज़ादी की लड़ाई में जो वीर लोग वीरगति को प्राप्त हुए या हमारी लड़ाइयों में जो भारत, चीन और पाकिस्तान, उनसे संबंधित एक भी लिटरेचर नहीं था। तो मैंने वही देख करके जब मैंने पूछा प्रकाश से कि भाई आपने इतना लगाया, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारी भी कुछ किताबें होनी चाहिए यहाँ पे? तो नहीं सर, ये तो मॉडर्न स्कूल, पब्लिक स्कूल में इसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहाँ हम अपने धरोहर को अपने ही बच्चों तक नहीं लाना चाहते हैं। आपने सही कहा कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। अब जैसे पूरे विश्व में हम देखते हैं जितनी भी सभ्यताएं हैं सर, नदियों के साथ उनका उद्भव हुआ, वो आए, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो चाहे कोई भी हो, और उसी हिसाब से जहाँ तक ये गंगा और यमुना और कावेरी और इस तरह की बड़ी नदियों का प्रश्न है हमारे देश में, तो जो हमारी पूरी सभ्यता है इन्हीं नदियों के किनारे उपजी फली बड़ी। लेकिन पिछले कई वर्षों से आपने देखा होगा कि नदियों का जो है दृश्य कुछ ऐसा होता जा रहा है कि उसमें पानी घटती चली जा रही है, उनकी घाट बहुत कम होते जा रहे हैं और वो नदी का स्वरूप से ऑलमोस्ट समझिए नाले के स्तर पे आ गया है। और आपने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। जैसे बंगलौर की नदी जो दक्षिण पाणिनी का आपने उद्भव किया, वो बहुत ही तारीफ़ की चीज़ है। तो जो अब जैसे यमुना हमारे देश की राजधानी है, इसके किनारे बसी है, और विश्व की कोई बड़ी शहर आप देखें, लंदन हो, पेरिस हो, उन नदियों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया है और वो वापस वास्तविक स्वरूप में आए हैं, उनकी पानी साफ़ हो गई हैं। उस तरह का कोई प्रयास हम सुनते तो बहुत हैं कि सरकार बहुत सारी स्कीम ला रही है नदियों को जीर्णोद्धार करने के लिए, लेकिन यमुना आज ऑलमोस्ट नाले से भी बदतर स्थिति में है। गंगा में भी पानी का स्तर क्या आप देख ही रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट करके आधे से कम होते जा रहे हैं। इसमें आपका क्या है, किस तरह की एक बदलाव आप चाहेंगे, एक ज़मीनी आदमी से लेकर के सरकार की सारी एजेंसियों तक, कि इनको हम रिवर्स कर सकें, रोक सकें और रिवर्स करके वापस जो है इनकी पुरानी स्थिति में ले सकें, सो दैट कि हमारी जो बढ़ती आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है, उसको पानी का संकट ना हो और एग्रीकल्चर के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए भी पानी अवेलेबल हो। देखिए क्या है कि फिर हम उसी शिक्षा की तरफ लौटेंगे। महाभारत के नदी पर्व में नदी की परिभाषा है वेगा नाम नदी। वेग ही नदी है, वेगा नाम, सही बात। जिसमें वेग नहीं है वो तो फिर तालाब है, तालाब। अभी सरकारें चाहती हैं कि नदियों को टनल में डाल करके बिजली बनाएं। पूरी गंगा को मोड़ करके आपने हरिद्वार में देखा, आप पूरा देख रहे हैं उत्तराखंड में, पूरा दिल्ली लाया जा रहा है। 90% गंगा का पानी दिल्ली लाया गया। हमने एक एनजीटी में पीआईएल किया। नेत्रावती एक नदी है जो मैंगलोर में निकलती है, उसका पूरा पानी अडानी की एक कंपनी है यूपीसीएल, वो लेकर के चली जाती थी। पूरा मैंगलोर, चूंकि मेरा आश्रम है वहां, तो मैंगलोर के लोग पूरे 3 महीने बिना पानी के रहते थे, टैंकरों के पानी पर निर्भर रहते थे। तो जब मुझे पता चला तो मैं जाकर के अडानी का पानी रोक दिया।
और वहीं धरने पे बैठ गया। फिर एक तय हुआ कि अब 2000 क्यूसेक कम पानी अडानी खर्च करेंगे और बाकी पानी ये लोग हम लोग उपयोग करेंगे। उससे ये लाभ हुआ कि हमारे पास 13 महीने का पानी उपलब्ध हो गया। हम लोग पानी पर्याप्त मात्रा में हमको मिल जाता था। पर्यावरण की भाषा में नदी का एक मिनिमम इकोनॉमिक फ्लो होता है। सही बात। जो अपने लोगों को, अपने मतलब जो उसमें जीव, जलीय जीव, जंतु हैं, उनके लिए उनका पोषण कर सके। सही बात। अगर उस मिनिमम इकोनॉमिक फ्लो से जो पानी एक्सेस हो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। सही बात। भारत भारत की सरकारें, उसमें राज्य सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है। कभी भी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो तत्कालिक सोचता है, वह कभी दूरगामी नहीं सोचता है। और हमको जो हमारे लोग थे वो दूरगामी सोचते थे। जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो आने की 1000 वर्ष तक का प्लान बनाती थी। हमारी आज की जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो इसीलिए आज, पहले पंचवर्षीय योजना बनती थी, अब 1 वर्षीय योजना बन रही है और वो 1 वर्ष के बारे में सोचता है। ये अंतर है हमारी शिक्षा पद्धति उनकी शिक्षा पद्धति में। हमारी शिक्षा पद्धति 1000 वर्ष आगे की प्लानिंग करके चलती थी। आज इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमको जो दिया है आज उसका हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि नदियों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। हम दक्षिण पिनाकिनी को इसलिए बचा ले गए कि उसका सोर्स अभी उस पे नंदी हिल पे जीवित था और उसके जो लेक्स थे वो जीवित थे। नदी कोई बहुत कम ऐसी नदियां हैं जो ग्लेशियर से आती हैं, और जो ग्लेशियर से भी आती हैं उनका जो फ्लो है वो केवल ग्लेशियर से मेंटेन नहीं होता है। बीच में जो स्प्रिंग्स हैं, उसके बीच में जो नाले हैं, उसके बीच में जो नौले हैं, हौले हैं, जो मिलते हैं, मिलकर के एक बड़ी नदी का स्वरूप लेते हैं। तो हमने यही किया। हमने वो 487 किलोमीटर की पूरी नदी जो पूरी मर गई थी, जब हमको पता चला, बाबा विश्वनाथ की कृपा हुई, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने में पहुंचा। और जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचा तो मेरे मुंह से सहसा ये बात निकली कि जब बाबा विश्वनाथ हैं तो गंगा भी अवश्य होगी यहाँ। और लोगों को लगा कि नहीं, कोई नदी तो यहाँ कभी रही नहीं। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां मिले हमको। उन्होंने कहा कि एक कालवे, साउथ में कालवे को छोटी नदी को बोलते हैं, राज कालवे, मतलब सरकारी एक नदी बहती थी। फिर जब हमको हमारी जो वो थी शंका थी उसका समाधान करने के लिए हमने रिसर्च टीम बैठाई। फिर हमको पता चला कि नंदी हिल से लेकर के वे अब बंगाल तक 487 किलोमीटर की एक पेरेनियल रिवर, पेरेनियल मतलब वर्ष भर बहने वाली नदी बहती थी। हम फिर उस नदी को खोज करके ले आए और फिर अपने संसाधनों से उसके डिगिंग कराए। फिर उसके बाद सरकार भी उसमें सम्मिलित हुई। लगभग 700-800 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज 30 से 40% जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की, बैंगलोर की, पूरे कर्नाटक की, जो कावेरी पे केवल निर्भर थी, अब वो दक्षिण पिनाकिनी उसको पिला रही है। बहुत बड़ी बात। मैंने एक काम किया, मैं कोई भागीरथ नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से हमने लोगों को प्रेरित किया। लोगों ने मिल करके इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया। मैं चाहता हूं कि देश भर में ये काम चलना चाहिए। सरकारों के भरोसे अपनी प्रकृति को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल की वर्तमान, पहले के राजे महाराजे बहुत सोचा करते थे, उनको अलग अलग तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। आज का जो राजा है वो अनपढ़ जाहिल है। मैं ये बात नरेंद्र मोदी के लिए लागू नहीं होती है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप उसको दिखाइएगा। लेकिन आज सामान्यतया आप कभी भी स्कैनिंग नहीं करते कि ये किस प्रकार का नेता है, उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा दोष है। तो अच्छे नेता तभी आएंगे जब राजनीतिक दल चाहेंगे। सही बात। तो राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि अच्छे पॉलिसी मेकर को आगे लेकर के आए, जिनका विजन अच्छा हो उनको लेकर के आए। तब जाकर के नदियों का, इस देश का, इस शिक्षा व्यवस्था का संरक्षण हो सकता है। नहीं तो इस देश का भगवान ही मालिक है। सही बात। अभी कुछ समय से आपने सुना होगा टीवी चैनल्स पे बहुत सारी इससे डिबेट हो रही हैं कि हमें सनातन धार्मिक बोर्ड चाहिए, हिंदू धर्म का बोर्ड चाहिए। वो इसलिए हो रहा है कि कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे साउथ इंडिया की हो, चाहे पंजाब की हो, उससे पहले इंटायर नॉर्थ ईस्ट की अगर आप देखेंगे, किस तरह से पूरी की पूरी आबादी को कन्वर्ट कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट उसका उदाहरण है, जहाँ 1900 शताब्दी की शुरुआत में 2-4% थे, वहाँ कुछ राज्य ऐसे हैं जो 100% कन्वर्ट हो गए। तो ये धर्मांतरण का जो विषय है, मंदिरों में जो दान की जो है, वो सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये जैसे आप क्या समझते हैं कि कैसे उसको चेक किया जाए और कैसे उस ट्रेंड को, और वो जो हमारी मंदिरों की, जो साउथ की जितनी बड़ी बड़ी मंदिर हैं, इतने वहाँ दान लोगों के आते हैं, उसका खर्च
हिंदू धर्म के विकास के लिए, सनातन धर्म की मजबूती के लिए उसको चैनलाइज किया जाए। और ये जो धर्मांतरण का जो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है पूरे देश में, साउथ से लेकर के पंजाब तक और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में पहले ही हो गया, उसको कैसे रोका जाए? 2 विषयों को कैसे आप देखिए, रखते बहुत हैं? अच्छा प्रश्न आपने किया है। और इस प्रश्न का उत्तर ये है कि एक तो जब राज्य प्रायोजित धर्मांतरण चलता है तो दिक्कत होती है। 1947 के पहले पूरा नॉर्थ ईस्ट हिंदू बाहुल्य था। चूंकि मैं लगातार आजकल सही बात। नागालैंड, मिजोरम, सही बात। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के लोगों से मिल रहा हूँ सही बात। और विशेष रूप से ईसाइयों से मिल रहा हूँ, हम्म, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद से उनको भी नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा खतरा है। है, और हमें भी। तो इसलिए हम लोग आजकल मिल करके बोल रहे हैं। हम्म, तो उनको भी लगता है कल्चरली दे आर हिंदू, एब्सोल्युटली। वो सारे कल्चरली पूरी तरह से आज भी हिंदू हैं। उनके पूरे वो हैबिट, आज बात हॉर्नबिल व्यवहार। फेस्टिवल अभी नागालैंड का समाप्त हुआ है। सही बात। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये बताता है, और उसमें 90% ईसाई भाग लेते हैं, ये बताता है कि तुम कल भी हिंदू थे। और सबको पता है कि 1900 बहुतों के पिता ही अभी कन्वर्ट हुए हैं और बहुत खुद ही कन्वर्ट हुए हैं। तो 1950 से पहले नहीं था। हम राज्य सरकार, जब राज्य की सत्ता हमारे हाथ में आई, आज भी नागालैंड में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, आसाम में बीजेपी की सरकार है, मेघालय में बीजेपी समर्थित सरकार है, अरुणाचल में बीजेपी समर्थित सरकार है। तो सातों राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित सरकार है, और उसके मुट्ठी में है वो कि धर्मांतरण रोके। और 1947 के पहले जो भी व्यक्ति धर्मांतरित था उसको छोड़ दे, लेकिन उसके बाद जो धर्मांतरित हुआ उसका धर्म जो सर्टिफिकेट है वो न बनाए, और उनको दबाव बनाए कि आपने गलत किया, आपने ये जो डेमोग्राफी चेंज करने का काम किया, इससे हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन राज्य ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि इसके लिए इतना पैसा पेनिट्रेट किया जा रहा है। जैसे जॉर्ज सोरोस का नाम आया, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कह सकता हूं कि सोरोस ने इस देश को 50 के बाद जो नुकसान किया है, शायद मुगलों ने भी उतना नुकसान नहीं किया है। तो निश्चित रूप से हमको डेमोक्रेटिक रूप से बहुत कमजोर किया जा रहा है। रही बात सनातन धर्म के मंदिरों के चढ़ावे की, तो सनातन धर्म के मंदिर सनातन धर्मियों के पास होने चाहिए। जिस प्रकार से सिखिज्म की व्यवस्था है आज, वो बहुत ही सुंदर है। वैसे ही व्यवस्था हम सनातन धर्मियों को एक मंदिर डेवलपमेंट के लिए बना देना चाहिए। दूसरी बात, अभी चूंकि मैं मस्जिद देख करके मंदिर बनाने वाले लोग हम लोग नहीं हैं, तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम बोर्ड है तो हम हिंदू बोर्ड बनाएं। मैं हिंदू बोर्ड के फेवर में कतई नहीं हूं। आज वक्फ बोर्ड अपनी प्रमाण नहीं दे पा रहा है, कल हिंदू बोर्ड से भी प्रमाण मांगा जाएगा तो हम प्रमाण कहां से देंगे? तो यह देश हमारा है, सदियों से है, और जो हमारा है वो सारा का सारा है। सही बात। तो ऐसा नहीं कि हम छोटी भूभाग की बात करेंगे, हम उस खोए हुए पाकिस्तान की बात भी करेंगे, उस खोए हुए बांग्लादेश की बात भी करेंगे, उस खोए हुए अफगानिस्तान की बात करेंगे, और हम एक अखंड हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में इस देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए। हम सब कुंभ में जा रहे हैं, आने वाले कुंभ में हम अखंड हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और वहां पे जो हम कर सकते हैं हम लोग करेंगे। बहुत 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 अच्छा, आपने बहुत सही कहा। और उसी संदर्भ में अब जो महाकुंभ की चर्चा हुई और 12 वर्ष के बाद फिर से दोबारा संगम पे एक प्रयागराज में भी होने जा रहा है, और जो अगले अब जस्ट कुछ दिनों की बात रह गई है, और इतना विशाल ये है जिसको कि यूनेस्को ने भी, जो वर्ल्ड की संस्था है, उसने भी इसको बहुत स्पेशल स्टेटस दिया है। विश्व भर के लोग आते हैं, और उम्मीद है करीब 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे इतने 1.5 महीने में। तो इस महाकुंभ में अब इतनी सारी तैयारियां हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्तर पे कर रहा है, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पे आप उससे थोड़ा जानना चाहेंगे जो हमारे देश के लोग आपकी बातों को सुने, और कि उसकी क्या महत्ता है, कैसे उसको देखें, उसे समझें, उससे ज्ञान प्राप्त करें, और उसके साथ साथ जो इतने लोगों का संगम होगा और उसमें जो वेस्ट जनरेशन होगा उसको भी कैसे टैकल किया जाए। इन दोनों बातों को लेते हुए कि महाकुंभ की क्या महत्ता है, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, कैसे हम अपने आप को और पूर्ण रूप से एक अच्छे मानव के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, वो देश की भलाई के लिए क्या है, और उसके साथ साथ जो इश्यूज हैं, सनातन धर्म का एक कदम भी बिना जो राशियों की चाल है, जो मुहूर्त है, उसके बिना नहीं होता है। विशेष मुहूर्त में विशेष कर्म का फल होता है। वैसे ही जब
सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तो एक विशेष संयोग बनता है जिसमें स्नान, दान, सत्संग का विशेष महत्व है। और इसका जिक्र ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में किया। सही बात। आज से नहीं, ये कम से कम जो प्रमाणिक चीजें हैं वह लगभग 2000 वर्ष से ये मेला लग रहा है। तो हम तो लाखों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता है, लाखों वर्षों का सनातन धर्म है, और जब से सनातन धर्म है तब से विद्वान लोग थे, तब से ये राशियां थी, ये ग्रहों की खोज अभी थोड़े हुई। हम तो 12 राशियों की पूजा कब से कर रहे हैं। सही बात। तो ग्रहों की चाल से विशेष तरह का मुहूर्त बनता है, और वो विशेष तरह के मुहूर्त में विशेष कर्म का फल होता है। इस विशेष मुहूर्त में कुंभ लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो और राशियों का समुच्चय है वो 144 वर्ष बाद हो रहा है। तो इस काल में स्नान का विशेष महत्व है, दान का विशेष महत्व है, पुण्य लाभ का विशेष महत्व है। 3 नदियों का संगम है प्रयाग, इसलिए भी बहुत विशेष है, और सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज, इसलिए और महत्व है। उन चारों स्थानों में जहां देवासुर संग्राम के दौरान जो 12 दिन देवताओं का और 12 वर्ष मनुष्यों का व्यतीत हुआ, उन 12 वर्षों में प्रयाग का विशेष महत्व है। जो अमृत छलका था उसका विशेष महत्व है। वह अमृत उस दिन भी छलकता होगा। तमाम सिद्ध, तमाम महासिद्ध वहां उनका विशेष आगमन होता है, संतों का विशेष आगमन होता है। सब मिलकर के एक आध्यात्मिक शक्ति वहां उत्पन्न होती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को लेने के लिए पूरी दुनिया से लोग बिना बुलाए आपको इज्तिमा करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी रैली करते हैं तो बस लगाना पड़ता है, और हमको तो रोकना पड़ता है बैरियर लगा करके। फिर भी इतने 40-45 करोड़ लोग बिना आमंत्रण के इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यह हमारे सनातन की धर्म की वैज्ञानिकता की पुष्टि करता है, और हमारा एक एक कदम वैज्ञानिक है। सही बात। हमारे यहाँ पोंगापंथी का कोई स्थान नहीं है। तमाम लोग पोंगापंथी अभी भी ला करके शामिल करना चाहते हैं, लेकिन विज्ञान सनातन धर्म की एक एक कसौटी पे खरा उतरता है। मैं इस बात को पुष्ट कर सकता हूं। मुझे लगता है कि आप सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं कुंभ में सादर आमंत्रित करता हूं कि आइए, हम सब आपके लिए वहां इंतजार है। भोजन, रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। खूब आनंद लीजिए, और आनंद आत्मिक लीजिए। जब आइए तो वहां कचरा मत फैलाइए। आइए तो अब तमाम लोग गंगा को मां मानते हैं, लेकिन ले जाकर के उसमें अपने अंडरवियर धोते हैं, अपने गंदगी को डाल देते हैं, निर्माल्य डाल देते हैं। ये सब वर्जित जो 21 पुराणों में कर्म है। कुंभ में आइए तो कम से कम आस्था के साथ आइए। माँ को जाकर के स्नान धीरे से अवगाहन करिए और निकल आइए। उसमें जल क्रीड़ा मत करिए, और उसमें कोई गंदगी मत डालिए। बहुत 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 आपने अच्छे तरीके से महाकुंभ की महत्ता को रखा हम देशवासियों के लिए, और जरूर से उनको फ़ायदा होगा। और आज एक अंतिम प्रश्न के रूप में आप हमारी संस्था में ICPID में आए हैं, तो जो भी हम ICPID संस्था के माध्यम से करना चाह रहे हैं उसमें आपका आशीर्वाद, और कैसे आप चाहेंगे कि हम। मैं ICPID के समस्त समूह को बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभी भी जो मैं जिस पॉलिसी की बात करता हूं, इतने विद्वानों का एक समूह एक संस्था के अंदर बैठा हुआ है। वो लोग मिलकर के जो बातें हमने कहा है, अभी जो जनसंख्या का अभी घनत्व हिंदुओं का कम हो रहा है, उसके कारण क्या है उस पर ध्यान दे। और जनसंख्या अभी जो हमारी जन्म दर है वो घट रही है, उसको जन्म दर को कैसे ठीक करेंगे, और कैसे किस प्रकार से एजुकेशन पॉलिसी इस देश की वैदिक होनी चाहिए, यह बना करके विधिवत, और उसका परिणाम क्या होगा विधिवत एक रिपोर्ट भारत सरकार को और हमारे ट्रस्ट को भी सौंपना चाहिए। मैं ICPID के पूरे समूह को बहुत शुभकामना और बहुत आशीर्वाद देता हूँ। पूज्य स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने अपने महत्वपूर्ण समय हमें दिया, और इतने सारे विषयों पे आपने विस्तृत चर्चाएं की, आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार। नमो नारायण।